ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग द बिल्डिंग एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, हम लोग इसमें ये पढ़ते हैं कि किस प्रिंसिपल पे, किस बेसिस पे हम लोग बिल्डिंग को प्लान करते हैं, और जो बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं, जो बिल्डिंग हम प्लान करके बनाने जा रहे हैं, उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मतलब कि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, स्कूल है तो स्कूल में किस तरीके से फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगा, कॉलेज है तो उसमें क्या होगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम ये देखते हैं कि जिस तरीके का बिल्डिंग है वो उसी तरीके के उसकी फंक्शनैलिटी भी हो। जैसे अगर कॉलेज है तो कॉलेज में क्या होना चाहिए, क्लासरूम होने चाहिए, क्लासरूम में बेंच और डेस्क होने चाहिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, फिर कॉन्फ्रेंस रूम होना चाहिए, सेमिनार हॉल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लैब होने चाहिए, तो लैब में जो अरेंजमेंट है वो सारे होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उस हिसाब से उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करते हैं कि उसके उससे हम किस तरीके का काम लेने वाले हैं, वो उसको पूरी तरीके से फुलफिल करें। ठीक है। Building planning and design are mostly done by the architect, but the knowledge of the building planning in its broad इट इज ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव इसेंशियल फॉर द सिविल इंजीनियर्स। ठीक है, जो बिल्डिंग प्लानिंग का वर्क है वो मेनली जो है वो आर्किटेक्चर लोग करते हैं, वो आर्किटेक्चर का काम है। लेकिन इस क्योंकि बिल्डिंग प्लानिंग जो है वो किसी एक ब्रॉड रिक्वायरमेंट है, ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है, तो हमको जो है से एक सिविल इंजीनियर को भी इसके बारे में जानना जरूरी होता है, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, before any building is planned and constructed, its suitable site has to be selected. A properly selected site of the building gives enhanced beauty of the building without any extra expenditure. Hence, the selection of site is vital importance in the building plan. ठीक है, अब जब भी हम लोग बिल्डिंग बनाने जा रहे होते हैं तो उस हिसाब से हम देखते हैं, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन या प्लानिंग करने से पहले हम लोग देखते हैं एक साइट। ठीक है, हम साइट सिलेक्शन इस तरीके से करते हैं कि जो बिल्डिंग हम वहाँ बनाने वाले हैं, जिस तरीके की बिल्डिंग हम बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम साइट को सेलेक्ट करते हैं कि ये जो है वो कहाँ सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, अ, उसके ब्यूटी को भी इन्हेंस करे और वो अपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करे। ठीक है, तो जैसे अगर हमको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, मान लेते हैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमको एक नियर बाय मार्केट में प्लेस चाहिए। ठीक है, या एक मॉल बनाना है तो हमको क्या चाहिए कि उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो हम कॉम्प्लेक्स या मॉल बना रहे हैं वो मार्केट एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे लोग जो है, पब्लिक जो है वो अप्रोच करे। ठीक है, उसकी बेस जो भी नीड्स हैं वो वहाँ फुलफिल हो जाए। तो इस तरीके से हम प्लान करते हैं ताकि वो अपनी ब्यूटी को भी इनहेंस करे। ठीक है, वो देखने में भी अच्छा हो, वो अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करे। ठीक है, और जब साइट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसकी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा खर्च या एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो नहीं देना पड़े। ठीक है, प्रायर टू द प्लानिंग, orientation of the building is first considered. Orientation of the building means setting the plan of the building so that its main front face particular direction which allow the occupant of the building to enjoy the utmost gift of the nature. The orientation of the building should be such that it allows neither excessive nor deficient amount of air light to enter the building. ठीक है, अब जब बिल्डिंग प्लान कर रहे होते हैं या बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उसका ओरिएंटेशन भी चेक करते हैं कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन किस तरीके से रखा जाए। ठीक है, ओरिएंटेशन अच्छे से रखने का मतलब ये है कि जब ओरिएंटेशन उसका सही रहेगा, ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि उसका मेन जो फ्रंट है वो किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और उसका जो ओरिएंटेशन की वजह से जो उसका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। जैसे कि
एक तो सबसे पहला ये है कि जो ड्वेलिंग प्लेस मतलब जो लोग ऑक्यूपेंट जो उसमें रहेंगे, वो जब बिल्डिंग को ओरिएंटेशन सही रहेगा तो वो अपने लोकल प्लेस को वो अच्छे से एंजॉय करेंगे, ठीक है। वो अपने नियर बाय नेचर को अच्छे से एंजॉय करेंगे और उनको वहाँ रहने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से बिल्डिंग को ओरिएंट करते हैं ताकि बिल्डिंग में रहने वाले लोग जो है वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छे से एंजॉय करें, ठीक है। और दूसरा ये भी चीज़ है कि बिल्डिंग में जो बेसिक नीड्स हैं जैसे लाइट, एयर सर्कुलेशन, ये सब जो है वो प्रॉपर ढंग से हो। जैसे कि बिल्डिंग को जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा एक्सेस लाइट या एक्सेस एयर फ्लो वो ना हो, ठीक है। एक मॉडरेट रेंज हो कि हमको प्रॉपर लाइट मिले, डिसेंट अमाउंट में लाइट मिले और एक प्रॉपर एयर सर्कुलेशन जो है वो बिल्डिंग में बना रहे, ठीक है। इस तरीके से हम जो ऑक्यूपेंट हैं वो अच्छे से उस जगह को एंजॉय कर पाएंगे। अब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे, जो बेसिक रूल हैं जिनके बेसिस पे हम बिल्डिंग को प्लान करते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग प्री सपोज सर्टेन प्रिंसिपल, ठीक है। जब बिल्डिंग को प्लान करते हैं तो कुछ चीजें हम पहले से सपोज करके चलते हैं, ठीक है। सर्टेन डेविएशन फ्रॉम दिस प्रिंसिपल आर नेसेसरी एंड दिस प्रिंसिपल नॉट आर नॉट एज रिट एज लॉ ऑफ नेचर। द प्रिंसिपल ऑफ द प्लानिंग आर एज फॉलोज, ठीक है। हम लोग कुछ बेसिक प्रिंसिपल लेके चलते हैं, सपोज करके चलते हैं जब भी बिल्डिंग को प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से फॉलो हो, ठीक है। उसमें कुछ डेविएशन हो सकता है बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट के ऊपर। और ये जो प्रिंसिपल है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई नेचर का लॉ नहीं है कि उसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल बनाए जाते हैं ताकि एक प्रॉपर ढंग से हम बिल्डिंग को प्लान कर सकें। लेकिन अगर बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट को, बिल्डिंग की ज़रूरतों को देख के हम क्या करें कि इसके प्रिंसिपल में कुछ डेविएशन कर सकते हैं, कुछ फेरबदल कर सकते हैं। तो कौन कौन से बिल्डिंग का प्रिंसिपल है? एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, रूमीनेस, ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, प्राइवेसी, सैनिटेशन, एलिगेंस, इकोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, ठीक है। ये 12 प्रिंसिपल इसमें लिखे गए हैं जिसके बेसिस पे हम बिल्डिंग को प्लान करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या है? एस्पेक्ट मीन्स particularly peculiarities of the arrangement of the door and windows in the external wall of the building which allow the occupant to enjoy the nature gifts such as sunshine, breeze, scenery, etc. Aspect provide comfort and is important from the hygiene point of view as well. ठीक है। A room receiving light and air from a certain direction said to have aspect of the direction, ठीक है। एस्पेक्ट मतलब कि किस तरीके से डोर विंडो को अरेंज किया गया है ताकि रहने वाले लोग जो हैं, बिल्डिंग में रहने वाले लोग जो हैं वो नेचर के गिफ्ट को अच्छे से एंजॉय कर पाए, जैसे सनशाइन, ब्रीज, सीनरी, इन सब चीज़ों को। और मैं जो ऑक्यूपेंट है उनको कंफर्टेबल वो रहें उस बिल्डिंग में, ठीक है। और हाइजीन जो है वो बिल्डिंग में वो भी सही रहे, प्रॉपर लाइट हो, ठीक है। एक रूम में जो है वो प्रॉपर लाइट रिसीव हो और एयर सर्कुलेशन जो है वो बना रहे।
द लिविंग रूम शुड हैव साउदर्न और साउथ ईस्ट एस्पेक्ट, ठीक है। जो बिल्डिंग लिविंग रूम है वो साउदर्न हो या साउथ ईस्ट एस्पेक्ट हो। The sun is toward south during the cooler days, and living room with south aspect will benefited by the sunshine, and when it is desired in winter, and obviate automatically during the summer as the sun would be the northern side overhead or at a high altitude south, ठीक है। अब इस साउथ साउदर्न या साउथ ईस्ट एस्पेक्ट रखने से क्या है कि जो विंटर के समय में लिविंग रूम में सबसे ज्यादा जो है वो सनलाइट आएगा, जो कि बेनिफिटेड होगा विंटर टाइम में। और इसका अपोजिट अगर देखा जाए समर टाइम में जो है वो सन जो है वो कहाँ होगा, वो नॉर्दर्न साइड में होगा या हाई एल्टीट्यूड पे होगा साउथ में, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि लिविंग रूम में जो है वो सनलाइट कम आएगा, और रूम जो है लिविंग रूम जो है वो का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। लिविंग रूम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। और सर्दियों में हमको क्या है कि सर्दियों में हमको रूम का टेम्परेचर बढ़ाना होता है, तो हम साउथ ईस्ट में रखेंगे तो होगा क्या कि विंटर में जो है वो सनलाइट जो है वो लिविंग रूम में आएगा, जिससे क्या होगा कि लिविंग रूम का टेम्परेचर जो है वो विंटर में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ऑल द बेडरूम शुड हैव वेस्ट और साउथ वेस्ट एस्पेक्ट। जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए एस्पेक्ट, एज द ब्रिज रिक्वायर पर्टिकुलरली एयर आर summer would prevail from this side. Aspect is actually positioning of the room in the building in such a way that occupant would enjoy the nature comfort to the maximum possible extent, ठीक है। एस्पेक्ट का मतलब ये है कि जो भी बिल्डिंग में चीजें हैं जैसे रूम हो गया या जो भी एस्पेक्ट है वो इस तरीके से अरेंज हो ताकि जो उसमें रहने वाले ऑक्यूपेंट हैं वो सारी चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाए, ठीक है। प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट जो है वो एक तरीके का एस्पेक्ट ही है, एस्पेक्ट की तरह ही है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट इज फाउंड टू बी द व्यू डिजायर्ड फ्रॉम द सर्टेन रूम ऑफ द हाउस, ठीक है। प्रोस्पेक्ट मतलब कि किसी रूम से जो व्यू आ रहा है वो किस तरीके से है। इट इज डेडिकेटेड बाय द सराउंडिंग पर्टिकुलरिटीज और सेलेक्टेड साइड ऑफ द सेलेक्टेड साइड, ठीक है। ये सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, सेलेक्टेड साइड के। Prospect of the building also demand the positive disposition of door and window like aspect, ठीक है। प्रोस्पेक्ट जो है वो क्या डिमांड करता है कि बिल्डिंग के डोर और विंडो को भी हम चेंज कर सकते हैं, बट प्रोस्पेक्ट also mean that both view both relevant of some notable pleasant or redeeming features and concealment of some undesirable view, ठीक है, इन्हें गिवन आउटलुक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बिल्डिंग के डोर और विंडो को, एस्पेक्ट क्या करता है कि वो बिल्डिंग में डोर और विंडो कहाँ पे रहेगा, लेकिन प्रोस्पेक्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं कि डोर विंडो को हम डिस्पोजिशन कर सकते हैं, मतलब कि उसका जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर बिल्डिंग में जो व्यू है वो अच्छा नहीं है या इररिलेवेंट व्यू अगर नजर आ रहा है तो हम क्या करते हैं डोर और विंडो को जो है का पोजीशन जो है वो चेंज कर देते हैं।
ठीक है। ए ब्लाइंड फेस ऑफ बे with window opening at side would help in the concealment certain inside videos of the building। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फर्नीचर रिक्वायरमेंट क्या है, फर्नीचर इज ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए रूम। ठीक है, फर्नीचर जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है रूम का। ठीक है। लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, क्लासरूम, लेबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर, ऑफिस एटसेट्रा ऑल हैव देयर ओन रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये सारी चीज़ों का जो है वो उनका खुद का रिक्वायरमेंट है। लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया, क्लासरूम हो गया, लेबोरेटरी हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, ऑफिस हो गया। तो ये जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए रूम है। तो जब अलग अलग पर्पस के लिए है तो उसका फर्नीचर भी अलग होगा। उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर रूम का जो है वो फर्नीचर होगा। ठीक है। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल so as to डिसाइड द फर्नीचर रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रूम। ठीक है। किसी भी रूम के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस तरीके का फर्नीचर उस रूम में लगेगा, बट it should be adapted to accommodate the normal need of the maximum number of the person who can use a dwelling without overcrowding। ठीक है। कोई भी रूम का किसी क्या है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस रूम में जो है वो इस तरीके का फर्नीचर ही लगेगा, लेकिन क्या है कि रूम में लगने वाले फर्नीचर इस तरीके से हो ताकि उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो मैक्सिमम नंबर लोग जो हैं उस फर्नीचर को, उस रूम को यूटिलाइज कर पाएं बिना ओवर क्राउडिंग के। बिना ओवर क्राउडिंग के उस रूम में जो है फर्नीचर को या उस रूम के फंक्शनल रिक्वायरमेंट को लोग फंक्शनल को अ, अच्छे से एंजॉय कर पाएं, यूज कर पाएं बिना किसी ओवर क्राउडिंग के। फिर क्या है, राइट डिजाइनिंग ए बिल्डिंग इट इज इजियर टू प्रिपेयर ए स्केच प्लान। ठीक है। अब हम क्या करें कि किसी भी बिल्डिंग को प्लान करने के लिए एक स्केच प्लान बना दें और उसी के बेसिस पे अगर हम वर्क करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। Sketch plan indicating the furniture position so that it can be made sure that door, window, and circulation of space is not uh, preclude the spacing of the sufficient number of pieces. In such plans, position of the bed, heavy furniture such as sofa, cupboard, chest of drawer, etc. should be shown। ठीक है। अब क्या है इसमें कि जब हम स्केच प्लान बनाएं तो इस तरीके से बनाएं कि उसमें क्या है कि सारे फर्नीचर को हम दिखा सकें। ठीक है। सारे फर्नीचर जैसे डोर, विंडो का पोजीशन, बेड का पोजीशन, और जो हैवी फर्नीचर आइटम है जैसे कपबोर्ड हो गया, सोफा हो गया, तो उनका पोजीशन जो है वो हम अच्छे से बता सकें। ठीक है। और उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट क्या है, रूमीनेस। रूमीनेस में क्या है कि जिस तरीके से हम बिल्डिंग को बना रहे हैं, अगर कोई रूम, रूमीनेस मीन्स deriving the maximum benefit from the minimum dimension of the room without cramping the plan। ठीक है। रूम जो है वो हम क्या, रूमीनेस से मतलब क्या है कि हम
जो रूम बना रहे हैं वो उसके मिनिमम डायमेंशन से हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है। इट इन्वेस्टिगेट द यूज ऑफ एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मैक्सिमम एडवांटेज। ठीक है। इससे क्या होगा कि बिल्डिंग के सारे कोनों और सारी जगहों को हम अच्छे से मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे और उसका एडवांटेज ले पाएंगे। ए स्क्वायर रूम इज लेस यूजफुल देन ए रेक्टेंगुलर रूम ऑफ द सेम एरिया। ठीक है। एक स्क्वायर रूम जो है वो कम यूजफुल होता है एज कंपेरेबल टू एक रेक्टेंगुलर रूम के। ठीक है। अगर किस कोई स्क्वायर है, स्क्वायर एरिया है और उतने ही एरिया का एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल वाला एरिया जो है वो ज्यादा यूटिलाइज होगा। ठीक है। लेंथ टू ब्रेथ रेशियो ऑफ ए गुड रूम इज कंसिडर्ड एज 1.2 टू 1.5। एक अच्छे रूम का जो लेंथ टू ब्रेथ रेशियो जो है वो 1.2 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। द रेशियो एक्सीड्स 1.5, देन अगेन बैड इफेक्ट इट क्रिएटेड। ठीक है। अगर जो लेंथ टू ब्रेथ रेशियो जो है वो 1.5 से ज्यादा हो रहा है, तो अब फिर ये जो है वो रूम के इफेक्ट को खराब करता है। ठीक है। ए रूम हैविंग लेंथ वाइज द विड्थ इज ऑब्जेक्शनबल एज इट क्रिएट टनल लाइक फीलिंग। ठीक है। एक रूम जो है अगर उसको लेंथ वाइज ओपन कर रहे हैं, लेंथ वाइज है, तो वो बैड इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे क्या लगता है कि हम एक ऐसा लगता है जिसका लेंथ, रूम का लेंथ अगर ज्यादा होता है तो हमको क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हम एक टनल में घुस रहे हैं। स्मॉल रूम शुड नॉट बी मेड अननेसेसरी हाइट। ठीक है। स्मॉल रूम जो है वो अननेसेसरी हाइट का नहीं होना चाहिए। सच रूम्स अपीयर्स रिलेटिवली स्मॉलर। ऐसे रूम जो है वो रिलेटिवली और छोटे दिखने लगते हैं। डिस्पोजिशन ऑफ डोर, कपबोर्ड एक्सेट्रा सो दैट ऑल्सो अफेक्ट द रूमिनेस। ठीक है। डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन ऑफ डोर और विंडो जो है या कपबोर्ड जो है वो रूमिनेस को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मीन्स selecting the different room of a building according to their interrelationship। ठीक है। The room are arranged in the layout is proper correlated with the functional and its proximity with each other। For instance, in a residential building, during room residential dining room should be close to kitchen, or at the same time kitchen should be kept away from main living room to avoid smoke and smell. Main bedroom should be located that there is an independent and separate access from each room toward the sanitary unit and directly of or through other unimportant room. In case of hospital, office building, etc., the administration department should be located centrally for the convenience and economy of the services। ठीक है। रूमीनेस मतलब कि हम किसी बिल्डिंग में जो रूम है या जो भी रूम, किचन और
सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, इसमें एग्जांपल देके समझाया गया है। इस पूरे लेआउट में यही हम करते हैं कि उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर ढंग से हो। इस वजह से हम रूम को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। ठीक है, जैसे कि अगर हम किचन बना रहे हैं तो किचन के पास ही हम डाइनिंग रूम रखते हैं या डाइनिंग टेबल रखते हैं। ठीक है, और उससे अगर ये कंडीशन है तो हम किचन के पास जो है में किचन और लिविंग रूम में जो है वो दूरी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दूरी नहीं बनाएंगे तो स्मेल स्मोक वो जो है वो मेन लिविंग रूम में जाएगा। फिर इसके बाद जो मेन बेडरूम है उसका एक्सेस अलग से देते हैं। फिर उसी तरीके से सैनिटरी यूनिट्स का भी हम ख्याल रखते हैं और उसके जो अनइम्पॉर्टेंट रूम्स हैं उसको भी डिसेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हॉस्पिटल है या ऑफिस बिल्डिंग है तो उसमें किस तरीके से हम अरेंज करें ताकि वो बिल्डिंग जो है वो इफिशिएंटली यूटिलाइज हो। जैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है तो उसको हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के एक सेंट्रल पार्ट में उसको लोकेट करते हैं। क्यों लोकेट करते हैं? ताकि कन्वीनियंस आसानी से हो, इकोनॉमिकल हो और सर्विस प्रोवाइड करना या सर्विस देना वो भी अच्छा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन access or internal path between the room of the same floor or between floor is known as circulation. Passage, corridor, hall, lobby serve the purpose of the circulation, whereas stairs are the purpose of vertical circulation. Circulation between the room at the same floor is known as horizontal circulation, whereas circulation among various floor is known as vertical circulation. Passes, corridor, halls used for the horizontal circulation should be independent, short and straight or should not invade the privacy of the room. ठीक है, all these passes should be well the privacy of any room. All these passes should not be well ventilated and lightened. Stairs should be properly planned to regard to width, rise and thread. ठीक है, सर्कुलेशन मतलब हम क्या करें कि किस तरीके से रूम को जो है वो एक्सेस देते हैं, उसी को बोलते हैं सर्कुलेशन। जैसे क्या है कि कॉरिडोर हो गया और लॉबी हो गया। ठीक, और कॉरिडोर, लॉबी, हॉल और पासेज ये सब क्या है, ये हॉरिजेंटल सर्कुलेशन में आते हैं और स्टेयर और जो है वो वर्टिकल सर्कुलेशन में आता है। हॉरिजेंटल सर्कुलेशन मतलब कि अगर किसी एक फ्लोर पे ही हम एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं या एक रूम से किचन में जा रहे हैं या एक रूम से सैनिटरी करने या लैट्रिन बाथरूम में जा रहे हैं, तो अगर किसी एक फ्लोर पे ही है और हम एक फ्लोर से ही उसी फ्लोर पे ही हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जा रहे हैं तो उसको कहते हैं हॉरिजेंटल सर्कुलेशन। और अगर हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे या डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर को हम एक्सेस कर रहे होते हैं तो जिसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे होते हैं ये बोलते हैं क्या, वर्टिकल सर्कुलेशन। ठीक है, जो सर्कुलेशन वाला पार्ट है वो हम इस तरीके से बिल्डिंग में अरेंज करते हैं ताकि किसी भी रूम के प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, और जब हम वर्टिकल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल सर्कुलेशन में क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलेशन में क्या होता है, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलेशन में क्या होता है कि हम जो स्टेयर है वो एक प्रॉपर जगह पे उसका प्लेस दें, उसको प्रॉपर जगह पे हम बनाएं और उसका जो राइज ट्रेड और विड्थ है उसको भी प्रॉपर मेंटेन करें ताकि उसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेसी। इट इज इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग बिल्डिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जनरल एंड रेजिडेंशियल पर्टिकुलर्स। ठीक है,
अब प्राइवेसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है बिल्डिंग प्लानिंग का, ठीक है। प्राइवेसी में बी वन पार्ट फ्रॉम द अदर पार्ट और इट में बी it may also be as the whole from neighboring building etc, ठीक है। प्राइवेसी मतलब कि किसी बिल्डिंग के अंदर ही किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट को हम प्राइवेट करें, प्राइवेसी मेंटेन रखें, या फिर पूरे बिल्डिंग को अगल बगल के बिल्डिंग से प्राइवेसी रखें, ठीक है। द प्राइवेसी ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, the privacy of residential building as a whole can be secured by carefully planned entrance pathway and डिवाइसेस, ठीक है। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्राइवेसी अगर हमको बनाना है तो हम उसको प्रॉपर ढंग से प्लान करते हैं, जैसे कि उसकी एंट्रेंस को हम प्रॉपर प्लान करें, ठीक है। उसका पाथवे कहाँ पे हो, ये सारा चीज जो है वो केयरफुली जो है वो प्लान किया जाता है, ताकि बिल्डिंग के रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्राइवेसी मेंटेन है। नेक्स्ट है सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या है? सैनिटेशन मीन्स provision for the ample light and ventilation of all the room together with the facility of for general cleaning and sanitary convenience, ठीक है। सैनिटेशन मतलब कि बिल्डिंग के अंदर जो है वो प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन जो है वो बना रहे, ठीक है, और जनरल बेसिक फैसिलिटी और जनरल क्लीनिंग और सैनिटेशन के लिए कन्वीनियंस है। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन कैन बी न्यूट्रल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो लाइटिंग और वेंटिलेशन है वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। द बिल्डिंग शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन, क्लीन एंड एडिक्वेट सैनिटरी फिक्सर्स, ठीक है। बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से नीट और क्लीन होना चाहिए, और जो उन्हें उसमें जो सैनिटरी फिटिंग है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, लाइक बाथरूम, वाटर क्लोसेट, यूरिनल एक्सेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर जो है वो बाथरूम, वाटर क्लोसेट और